नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने मूल अधिकारों की बात की थी और मैंने बताया था मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है, 6 है। उनमें सबसे पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है और इसमें एक एक करके हमें अनुच्छेद पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों का समान संरक्षण ये प्रावधान कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया गया है। इन दोनों का मतलब क्या है, तो विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि विधि या कानून की नज़र में सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना। इसका मतलब ये है यदि किन्हीं दो व्यक्तियों ने एक अपराध किया है तो दोनों को सजा भी क्या होगी, बराबर होगी, या उनको जो संरक्षण होगा उन दोनों का क्या होगा, समान होगा। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए। इसका मतलब यह है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि जो समता का अधिकार है वो इन पर लागू नहीं होता है। दूसरा, अनुच्छेद 105 में सांसदों को विशेष अधिकार दिया गया, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं। अनुच्छेद 194 में विधायकों को विशेष अधिकार दिया गया। इनके कौन से अधिकार हैं जो दिए गए हैं, संसद में सांसदों द्वारा यदि कोई भी बात कही जाती है तो उस सांसद की न्यायपालिका में जवाबदेही नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का क्या किया गया है, निषेध किया गया। इस बात का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर, उसके मूलवंश के आधार पर, या उसकी जाति के आधार पर, या लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ की भेदभाव की बातें करता है, जैसे कि कुछ सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे कि कुछ दुकानें होती हैं, पार्क वगैरह होते हैं, तालाब हैं, इन सभी में भेदभाव का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई पार्क है तो ऐसा नहीं है उसमें कोई एक विशेष धर्म के व्यक्ति ही घूमने के लिए जा सकते हैं या एक विशेष जाति के ही लोग जा सकते हैं। तो वहाँ पर समानता दिखाई गई है, किसमें, अनुच्छेद 15 में। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। कुछ जाति के समुदाय के आधार पर कुछ शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 15 के 4th में दिया गया। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। इसका मतलब यह है राज्य किसी भी पद पर यदि नियुक्ति करता है तो नागरिकों को समानता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 17 करता है। इसे छुआछूत भी कहते हैं। इसमें प्रावधान क्या है, छुआछूत करने या उसको बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को सजा के दायरे में लाया जाएगा और इसी के लिए संसद द्वारा अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसे 1976 में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया, 1955 में, और इसका वर्तमान में नाम क्या है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, जिसको संशोधित कब किया गया, तो 1976 में किया गया। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। क्वेश्चन पूछता है उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 18 करता है। और किसको उपाधि नहीं माना गया, तो सेना और शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मान दिए जाते हैं उनको उपाधि नहीं माना गया। इसी में कुछ प्रावधान है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री को उपाधि नहीं माना गया है। इसका मतलब ये है कि जो 4 सम्मान हैं इनको उपाधि नहीं माना गया है, इसलिए इन्हें किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। दूसरी बात करें कि यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, भारत में यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो उसे विदेशी राज्य से यदि कोई उपहार या उपाधि प्रदान की जाती है तो वह उसे राष्ट्रपति की सहमति से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये है यदि भारत में कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है और किसी विदेशी राज्य से उसे उपहार या उपाधि प्रदान की जाती है तो उसे ग्रहण करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, किसकी, राष्ट्रपति की। दूसरी बात करें हम भारत रत्न के बारे में। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न जो प्राप्त करता व्यक्ति होता है
उसको किसका दर्जा प्राप्त होता है, तो उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा, एक और कुछ अधिकार इसे मिले हुए होते हैं, जैसे कि भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति संसद की बैठकों में या सत्र में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान करने का इसे अधिकार नहीं होता है। मतदान करने का अधिकार क्यों नहीं होता, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। दूसरे अधिकार की बात करें हम, दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक मिलता है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 19 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अनुच्छेद 19 में लिखा है अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी, तो 7 स्वतंत्रताएं थी। और वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक वैसे ही है जैसे मैंने बताया था कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी, और वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। दूसरी बात करें हम, अनुच्छेद 19 में है क्या, तो उन्हें अनुच्छेद 19 से जो संबंधित स्वतंत्रता है वो सभी किसको दी गई हैं, केवल और केवल नागरिकों को दी गई हैं। इसका मतलब ये है, मैंने बताया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं, और व्यक्ति जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक नागरिक होते हैं और दूसरे गैर नागरिक होते हैं। गैर नागरिक होते हैं। अब कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिए जाते हैं, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किसको दी गई हैं, तो केवल नागरिकों को दी गई हैं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं जो इसमें दी गई हैं, 6 स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के में, इसमें लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब है अपने एक्सप्रेशन रखना। कौन कौन सी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के में, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 के में है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, विज्ञापन की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। ये सभी स्वतंत्रता किस में दी गई हैं, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट के में दी गई हैं। दूसरी बात करें हम, दूसरा अनुच्छेद है, जो दूसरी स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19 ख में। इसमें लिखा है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ख में लिखा है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा अधिकार है 19 ग में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा अधिकार है 19 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में शांतिपूर्वक आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा अधिकार है 19 ड में भारत के किसी भी भाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। छठी स्वतंत्रता है 19 6 में व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता। इन सभी को साथ में पढ़ना है। 19 क में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब है बोलने की स्वतंत्रता है। ख में जब बोलेंगे तो इसका मतलब है सम्मेलन की स्वतंत्रता दे दी गई है। ग में संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। घ में देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ड में भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। और 6 में व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ड के और 6 के बीच में एक 6 और आता है। मैंने बताया अनुच्छेद 19 में जो 7 अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में 6 अधिकार हैं। वो एक अधिकार कौन सा जिसे कम किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया। और ये मूल अधिकारों की श्रेणी में कहाँ पे रखा हुआ था, तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट 6 में रखा हुआ था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। और अब वर्तमान में इसे कहाँ रखा है, अनुच्छेद 300 के में रखा है। और भाग किस में है, तो भाग 12 में रखा हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो विधिक या कानूनी अधिकार है। इसके बाद बात करें हम अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में लिखा है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब यह है यदि किसी भी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो जाता है, उसके संबंध में कुछ अधिकार उसको दिए गए हैं। जैसे कि पहला अधिकार क्या है कि अपराध के समय का कानून। इसका मतलब यह है कि जिस समय उस व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय का उस पर कानून लागू होगा। दूसरा है एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार सजा उसने पूरी कर ली है उसे दोबारा सजा के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा है अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण दिया गया है। ये 3 अधिकार हैं जो उस व्यक्ति को मिले हुए होते हैं। और इसका आर्टिकल भी मैंने डाला है। अपराध के समय का कानून किस में दिया है, तो अनुच्छेद 20 फर्स्ट में दिया है।
एक अपराध के एक सज़ा जो होगी वो अनुच्छेद 20 सेकंड में होगी, और अपने विरुद्ध गवाही से जो संरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 20 थर्ड में मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या हम इसे कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने के अधिकार में कुछ स्वतंत्रता है, कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। शुद्ध जल वायु का अधिकार भी किस में है? अनुच्छेद 21 में है। एकांतवास का अधिकार है। शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। और सबसे खास कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के में है, जो मूल अधिकारों की श्रेणी में है। और नेक्स्ट है विदेश जाने का भी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसके बाद हम बात करें एक अनुच्छेद 21 क्या है। मैंने अभी बताया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में आता है, और 21 के भी किस में आता है? तो 21 के में आता है। और इस शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये उनका क्या है? मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन पूछता भी है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। और इसको कहाँ रखा हुआ है? तो अनुच्छेद 21 के में रखा हुआ है। और शिक्षा से संबंधित संविधान में जो भी संशोधन किए गए वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में किए गए। सभी संशोधन लगभग यहीं पे आते हैं। नेक्स्ट बात करें, 2 क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से पहला कि आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 19 है वो स्वयं ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मैंने बताया था कि आपातकाल के दौरान संसद मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा है कि जैसे आपातकाल लगेगा उसके तुरंत बाद स्वयं ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं अपने आप क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। और इस बात का प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 358 में लिखा है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में जो दी गई स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन है यहाँ से कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 दोनों में जो दिए गए अधिकार हैं वो क्या रहते हैं? बने रहते हैं। और इस बात का प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 में 20-21 में जो दी गई स्वतंत्रताएं वो बनी रहेंगी, और अनुच्छेद 358 में जो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं वो स्वतः क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो थोड़ा कनेक्ट करके चलना है, क्योंकि 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है, और आपातकाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 360 में वित्तीय आपात है, 358 में 19 को लेकर प्रावधान किया गया, और 359 में 20 और 21 को लेकर प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में लिखा है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। और निवारक निरोध का मतलब होता है अपराध करने से पूर्व ही व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। इसका मतलब है व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार करना। इसको क्या कहते हैं? निवारक निरोध कहते हैं। उस संबंध में भी व्यक्ति को 3 अधिकार मिले हुए होते हैं अनुच्छेद 22 के तहत। पहला अधिकार क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। वो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। दूसरा अधिकार क्या है? अपनी पसंद का अधिवक्ता यानी वकील करने का अधिकार है। और तीसरा अधिकार है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा। और इस 24 घंटे में जो अवकाश का समय होता है और जो आने जाने का समय होता है उसे काउंट नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे मौलिक अधिकार की। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 23 है और एक अनुच्छेद 24 है। दोनों क्वेश्चन खास बनते हैं यहाँ से। अनुच्छेद 23 में लिखा है मानव का दुर्व्यापार। दुर का मतलब होता है बुरा, व्यापार का मतलब है व्यवसाय करना। मानव का दुर्व्यापार और बेगार बलात् श्रम का क्या करता है? प्रतिषेध करता है। इसका मतलब यह है दुर्व्यापार का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को जैसे कि बच्चे या महिलाओं को खरीदा नहीं जाएगा या बेचा नहीं जाएगा। बेगार का मतलब होता है बिना पैसा के काम कराना, और इस बेगार को हम क्या कह सकते हैं? बलात् श्रम भी कह सकते हैं। बल लगाकर किया गया श्रम जो होता है उसे क्या कहते हैं? बलात् श्रम कहते हैं। इस बात का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 23 करता है। अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खान या जोखिमपूर्ण कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नियोजित करने का मतलब होता है नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसका मतलब है यदि किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है
तो उसे किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य पर नहीं रखा जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वहाँ पर नहीं रखा जाएगा, खानों में नहीं रखा जाएगा, और भी कुछ जो जोखिमपूर्ण कार्य हैं उन पर उस बच्चों को नहीं रखा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अनुच्छेद 23 बिलात श्रम का निषेध करता है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, अनुच्छेद 24 से और अनुच्छेद 23 से कुछ अधिनियम हैं जो उनके संबंध में पारित किए गए हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया। बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1948 में पारित किया गया। और बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया। तो अच्छे क्वेश्चन है चारों। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, चौथा मूल अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से कहाँ तक है? 28 तक है। और अनुच्छेद 25 में लिखा है व्यक्ति को अंत्यकरण की आवाज़ पर किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अंत्यकरण की आवाज़ का मतलब होता है अपनी आत्माओं की आवाज़ से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। आचरण का मतलब होता है उसी धर्म से जुड़े हुए कार्य करना, और प्रचार प्रसार का मतलब होता है उस अपने धर्म के बारे में बताना। दूसरा, इसी अनुच्छेद के तहत एक और प्रावधान किया गया कि सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। कृपाण का मतलब है कि चाकू होता है सिक्कों के पास में। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 की बात करें, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं उस धर्म से संबंधित कार्य करने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 26 देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें हम इसकी, अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में लिखा है किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति को कर देने से मुक्ति। इसका मतलब ये है, इतिहास में दो कर पढ़ते हैं हम, एक जजिया होता है और एक जकात होता है। जजिया जो होता है वो गैर धार्मिक कर होता है, गैर धार्मिक कर होता है, और जकात धार्मिक कर होता है, या एक प्रकार का हम कह सकते हैं धर्म के लिए दान होता है। इसका मतलब ये है, जजिया किस पे लगाया जाता है? इसमें दो प्रावधान थे। यदि आप इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते हैं तो उसके लिए कर देना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? जजिया कहते हैं। इसका मतलब है जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। लेकिन अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी विशेष धर्म के व्यक्ति से कोई कर नहीं लिया जाएगा। ये जो जजिया जैसा कर है, ऐसे किसी भी कर को देने से मुक्ति की गई है। किसमें? अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 की बात करें कि राज्य निधि द्वारा पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का क्या किया गया? निषेध किया गया है। इसका मतलब यह है, यदि राज्य निधि से का मतलब है कि यदि राज्य की सरकार किसी शिक्षण संस्थान को चलाती है तो उस शिक्षण संस्थान में किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस शिक्षण संस्थान में हर धर्म के लोग उसमें आते हैं, इसलिए किसी विशेष धर्म की शिक्षा का प्रावधान उसमें नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, पांचवा मूल अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 की बात करें हम तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। इसका मतलब है अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनके संरक्षण या बचाव की बात करता है। जैसे कि इसमें लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक क्या है? तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है, दो चीज़ होती हैं, एक अल्पसंख्यक होते हैं और दूसरे बहुसंख्यक होते हैं। बहुसंख्यक होते हैं। बहुसंख्यक को मेजोरिटी कहते हैं और अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी कहते हैं। अल्प का मतलब होता कम, जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। बहु का मतलब होता अधिक या ज़्यादा, जिनकी संख्या अधिक है उन्हें क्या कहते हैं? बहुसंख्यक कहते हैं। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाए तो बहुसंख्यक किसको माना गया? तो हिंदू धर्म को बहुसंख्यक माना गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने व चलाने का अधिकार है। मैंने अनुच्छेद 28 बताया, 28 में लिखा है कि राज्य द्वारा जो पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान में किसी भी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या भारत में कम है,
वो अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान खोल भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। जैसे कि मदरसे हैं जो एक विशेष धर्म के लिए चलाए जाते हैं, तो उनको खोलने का अधिकार किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें हम, छठा मूल अधिकार है, जो अंतिम मूल अधिकार है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसके लिए केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार माना जाता है। क्यों माना जाता है? अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को क्या कराता है, लागू कराता है। मैंने बताया था यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट जाकर मूल अधिकारों को क्या करा सकता है, लागू करा सकता है। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर लागू कराएगा, इसीलिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है। दूसरी बात करें, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल संविधान की आत्मा पूछे किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है, और आत्मा ही नहीं, इसे संविधान का हृदय भी कहा गया है। दूसरी बात करें, अनुच्छेद 32 में है क्या, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि रिट कितने प्रकार की होती हैं, तो 5 प्रकार की होती हैं। और रिटों का प्रावधान लिया कहाँ से गया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मैंने जो संवैधानिक स्रोत थे उसमें बताया था। दूसरी बात करें कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसका मतलब ये है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, जिनमें सबसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, और पांचवी है अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें हैं। इनकी विशेषता क्या है पांचों की? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सहशरीर उपस्थित करना। इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया तो न्यायालय उसे क्या कराता है, मुक्त कराता है। क्या कराता है? मुक्त कराने का आदेश देता है। दूसरा परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है? यह रिट किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यदि वो अधिकारी अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी करता है, तो परमादेश की रिट जारी करता है। तीसरी है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है? यह रिट न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उस अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोका जाएगा। चौथी रिट है उत्प्रेषण। यह भी रिट न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, और इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय होता है वो अधीनस्थ न्यायालय को उसकी अधिकारिता का उल्लंघन करने के लिए रोकता है। और पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से बैठ जाता है तो ये उस व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी की जाती है, जिसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से कि अवैध कैद से मुक्ति के लिए कौन सी रिट जारी कराई जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी कराई जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। अवैध कैद से मुक्ति के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कराई जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कराई जाती है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैंने बताया कि जो मूल अधिकार हैं उनका प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। अनुच्छेद 12 में मैंने बताया था राज्य शब्द की परिभाषा है, या राज्य को परिभाषित किया गया। और अनुच्छेद 35 में क्या है, तो इसके तहत अनुच्छेद 35 के तहत संसद अनुच्छेद 17 से और अनुच्छेद 23 से जुड़े हुए मामलों में क्या बनाएगी, विधि बनाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, और जो मूल अधिकार हैं वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।